चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज की अपनी इस क्लास को स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी सेकंड केस स्टडी, जो कि क्या है कि व्हाई डिड ओपेक फेल टू कीप द प्राइस ऑफ ऑयल हाई। अब इसका मतलब क्या है, जरा भैया हमको बताओ। देखो, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा ओपेक क्या होता है। ओपीईसी, ओपेक बोलते हैं शॉर्ट में। ओपेक होता क्या है? देखो, जितनी भी जो मेन अपनी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, जिनको अपन लोग गल्फ कंट्रीज भी कहते हैं। गल्फ कंट्रीज मींस ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। तो ये बात 1960 की है कि 1960 में कुछ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, मेनली 5 कंट्रीज आपस में मिली और आपस में मिलके उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक संस्था बनाते हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और हम उस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, अपने ग्रुप के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में ऑयल की सप्लाई करेंगे। तो जो भी ऑयल सप्लाई करने वाली कंट्रीज थी, वो कंट्रीज आपस में मिली और आपस में मिलकर उन्होंने एक ग्रुप बनाया। ग्रुप को नॉर्मली इकोनॉमिक्स में कार्टेल भी कहते हैं। तो उन्होंने कार्टेल बनाया, उन्होंने ग्रुप बनाया, उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया और पूरे वर्ल्ड में जो है वही कंट्रीज मेनली ऑयल सप्लाई करती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। की जो कंट्रीज पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती है उनकी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको शॉर्ट में ओपेक बोलते हैं। तो ओपेक एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज यहाँ पे कुछ ही देश की सरकार आपस में मिली और इस संस्था को बनाया। दैट्स वाई इसको मैं इंटरनेशनल तो नहीं, हाँ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में इसको कहूंगा, बिकॉज कुछ ही देश यहाँ पे मिलके एक संस्था को बनाया। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ये कार्टेल है, जो कि 14 सितंबर 1960 को बगदाद इट मींस इराक, जो कि इराक में इसको बनाया गया। और तब मेनली 5 इसके मेंबर थे, जिनके नाम क्या थे? इसका नाम था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। इट मींस एक देश ईरान था, एक इराक था, एक कुवैत था, एक सऊदी अरेबिया था और एक देश आपका बचा था वेनेजुएला। तो ये 5 देशीय कंट्रीज ने मिलकर ओपेक का निर्माण किया। अब भैया ओपेक बन गया कब? 1960 सितंबर। ठीक है, ओके। अब ये अपने लोग, ये सभी देश नॉर्मली अपने ऑयल को प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन अब इन देश के मन में लालच आ गया कि यार अपनी ना इनकम को बढ़ाते हैं, अपने थोड़े पैसे को बढ़ाते हैं। तो इन्होंने सोचा, 1970s का दौर आया। 1970s यहाँ पे एस लगा है, इसका मतलब है 1970 से 1980 का समय। यहाँ क्या लिखा है? एस। तो 1970s का दौर आया और ओपेक मतलब इन सभी कंट्रीज ने, अच्छा प्रेजेंट में बात करूं तो प्रेजेंट में 13 मेंबर कंट्रीज है ओपेक में। पहले स्टार्टिंग 5 से हुई, आज 13 कंट्री जो है ओपेक की मेंबर है। तो 1970s के टाइम में ओपेक ने डिसाइड किया कि वो जो है वर्ल्ड में ऑयल के प्राइस को बढ़ाएंगे, जिससे कि उनकी इनकम बढ़ सके। तो वर्ल्ड में ऑयल के प्राइस को उन्होंने रेज करना चाहा और ये तभी पॉसिबल था अगर वो जो ऑयल सप्लाई करते हैं, अगर वो सभी अपनी सप्लाई थोड़ी कम कर दे, तो उससे क्या होगा? इससे उनका गोल अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो एग्री हुए कि जॉइंटली इकट्ठे जो है ऑयल की सप्लाई को मार्केट में कम कर देंगे। इससे क्या होगा? ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे और 50% तक प्राइस बढ़ भी गए। 1973 से 74 के टाइम में जो प्राइस थे 50% तक बढ़ गए। अब मेरी बात सुनो बेटा, जब किसी गुड्स की मार्केट में सप्लाई कम होती है ना, वो हमेशा महंगी मिलती है, उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल, ऑनियन, प्याज। जिस समय प्याज की अच्छी खेती नहीं होती, जिस समय प्याज कम उगती है, जिस समय प्याज का अच्छा प्रोडक्शन नहीं होता, बट उस समय आप देखते हो उस टाइम पे प्याज काफी महंगी मिलती है, बिकॉज उसका प्रोडक्शन नहीं हुआ, उसकी खेती नहीं हुई, सप्लाई उसकी कम है, दैट्स व्हाई उसके प्राइस ज्यादा है। तो इन्होंने सोचा अब हम सप्लाई मार्केट में कम करेंगे और प्राइस को बढ़ाएंगे। भाई साहब 50% तक प्राइस बढ़ाए। फिर कुछ साल बाद यही एक्टिविटी उन्होंने ओपेक ने अगेन करी और 1979 से 1981 के बीच अगेन सप्लाई कम करी और ऑयल का प्राइस अप्रोक्सीमेटली डबल हो गया। पहले 50% बढ़ा और फिर ऑयल का प्राइस डबल हो गया। इन सभी कंट्रीज ने ऑयल की सप्लाई को कम कर दिया। और लेकिन कुछ टाइम बाद ओपेक फाउंड इट डिफिकल्ट टू मेंटेन सच अ हाई प्राइस। अब प्राइस इतना बढ़ गया था कि ओपेक उस प्राइस को मेंटेन नहीं कर पा रहा था और अब समस्या पैदा हो रही थी। अब जो कंट्रीज थी उनमें आपस में समस्या पैदा हो रही थी। ठीक है, वो आपस में लड़ झगड़ रहे थे और ऐसे करते करते 1982 और 1985 के बीच में जो ऑयल के प्राइस थे वो एकदम से 10% पर ईयर के अकॉर्डिंग घट गए।
कि जो प्राइस थे वो 10% से एकदम से घट गए। डिससेटिस्फैक्शन सून प्रिवेल अमंग द ओपेक कंट्रीज, और ओपेक कंट्रीज के बीच अब डिससेटिस्फैक्शन पैदा होने लगी। और 1986 में जो ओपेक का जो कॉर्पोरेशन था, इट मीन जो मिलकर काम कर रहे थे, कंप्लीटली ब्रोक डाउन। अब वो सभी कंट्रीज में आपस में मतभेद हो रहे थे, उनमें आपस में डिस्प्यूट हो रहे थे। पहले मिलकर काम कर रहे थे, प्राइस घटने की वजह से अब मिलकर काम नहीं कर पा रहे थे, और जो प्राइस ऑफ ऑयल था और ऑयल के प्राइस क्या हो गए, वो प्लान मींस क्या घटना, वो 45% तक घट गए। इट मींस पहले प्राइस बढ़े और उसके बाद प्राइस घटे, और 1990 तक आते आते द प्राइस ऑफ ऑयल was back to where it began in 1970। जो प्राइस 1970 स्टार्टिंग में थे, 1990 में प्राइस का लेवल वही आ गया। 1990 में जो प्राइस रहे वही प्राइस 1970 में थे, ये दोनों में प्राइस का लेवल सेम आ गया, और इट स्टेड एट दैट लो लेवल थ्रू आउट मोस्ट ऑफ, और 1990 के काफी समय तक ये प्राइस का लेवल लो रहा। तो वही तो चीज क्वेश्चन कह रहा है केस स्टडी कि व्हाई डिड ओपेक फेल टू कीप द प्राइस ऑफ ऑयल हाई, वो अपने प्राइस को हाई क्यों नहीं रख पाया, वो फेल क्यों हो गया, ऑयल के प्राइस काफी क्यों गिर गए, यही केस स्टडी मुझे आपको समझानी है। तो होपफुली पहले आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर है, ओपेक क्या होता है और पूरी कहानी क्या है। अब नाउ अपन लोग इसको डीपली समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। उससे पहले मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है, जो ऑयल है या फिर जो भी अपना पेट्रोल है, इसकी डिमांड कैसी है। अगर मैं ऑयल की डिमांड की बात करता हूं तो बच्चों जो इसकी डिमांड है वो है इन इलास्टिक, ठीक है। इसकी जो डिमांड है जी वो है इन इलास्टिक, बिकॉज अपने को देखो पेट्रोल चाहिए, प्राइस बढ़े प्राइस घटे डजेंट मैटर, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर अपने को पेट्रोल की नीड है, अपने को ऑयल की नीड है, अपने को ऑयल चाहिए, वही वाली बात। जो अपना पेट्रोल है वो एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की एसेंशियल गुड्स है, और आपको पता है एसेंशियल गुड्स की जो डिमांड होती है वो इन इलास्टिक होती है। भैया अपने को पेट्रोल चाहिए, चाहे महंगा मिले चाहे सस्ता मिले, अपन लोग उसकी डिमांड को ज्यादा बढ़ा या घटा नहीं सकते, डिमांड में भैया चेंज नहीं कर सकते। इसकी डिमांड है इन इलास्टिक, डिमांड में चेंज नहीं होगा, अपने को पेट्रोल चाहिए। तो पेट्रोल की या ऑयल की डिमांड बच्चों क्या होती है, इन इलास्टिक। ओके, अगर हम सेकेंडली इसकी सप्लाई की बात करें तो बच्चों जो इसकी सप्लाई होती है वो सप्लाई बच्चों होती है इन इलास्टिक। सप्लाई भी इसकी इन इलास्टिक ही मानी जाती है, सप्लाई भी इसकी इन इलास्टिक होती है। बिकॉज देखो आपको एक बात और बताऊं बेटा, बात हो रही है दो समय की, एक होता है शॉर्ट रन कम समय, एक होता है बच्चों लॉन्ग रन। अभी मैं बात कर रहा हूं शॉर्ट रन की। डिमांड होती है इन इलास्टिक कि अपन लोग जो है अपने को पेट्रोल चाहिए, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है ना भाई, शॉर्ट रन में कम समय में मैं पेट्रोल का कोई दूसरा ऑप्शन लेके नहीं आ सकता, अपने को पेट्रोल ही चाहिए। हमें कहीं जाना है, हमें कोई नीड है, अपने को पेट्रोल ही चाहिए। अपन लोग डिमांड करेगा चाहे प्राइस बढ़े प्राइस घटे। शॉर्ट रन में मेरे पास पेट्रोल के लिए और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो शॉर्ट रन में जो पेट्रोल की डिमांड है वो कैसी है जी, इन इलास्टिक। बात सप्लाई कर, सप्लाई भी कैसी है, इन इलास्टिक। बिकॉज शॉर्ट रन में जो सप्लाई करने वाले हैं, जितना प्रोडक्शन हो गया अब उतना तो मार्केट में बेचना ही पड़ेगा। सप्लाई को भी ज्यादा बढ़ा या घटा नहीं सकते। अपने पास भी जो सप्लायर है, सप्लायर भी शॉर्ट रन में कि एकदम से पेट्रोल बहुत ज्यादा बना या बहुत ज्यादा घटा नहीं सकता। भाई पॉसिबल नहीं है ना, मैं बोलूं कि मेरे को 2000 लीटर पेट्रोल एक्स्ट्रा चाहिए, लेके आओ, एकदम से लाना पॉसिबल नहीं है। तो शॉर्ट रन में पेट्रोल की सप्लाई को बहुत ज्यादा बढ़ा कि एक इतना पेट्रोल उगा ले या बहुत ज्यादा घटा नहीं सकते। तो शॉर्ट रन में पेट्रोल की डिमांड और सप्लाई दोनों ही इन इलास्टिक होती है, इन दोनों में ज्यादा चेंज नहीं किया जा सकता। इस बात को याद रखेंगे। तो अपन लोग जो बात करने वाले हैं, अपन लोग दो टाइम पीरियड की बात करेंगे। एक बात करते हैं शॉर्ट रन। शॉर्ट रन का मतलब वो समय कि जब स्टार्टिंग में, जब बिल्कुल स्टार्टिंग में ओपेक ने प्राइस को और सप्लाई कम कर दी, तो उस समय प्राइस इतने क्यों बढ़ गए। आओ उस बात को समझते हैं। अब देखो, जब मैंने बोला कि जो मेरी डिमांड है, डिमांड मेरी इन इलास्टिक है, सप्लाई मेरी इन इलास्टिक, तो आपको पता है कि इन इलास्टिक वाले केस में जो अपना डिमांड कर्व है वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, और जो अपना सप्लाई कर्व है इन इलास्टिक वाले केस में वो अपना सप्लाई कर्व कुछ मान लीजिए
हाँ, कुछ इस प्रकार का अपना सप्लाई कर्व बनेगा, है ना जी। तो जरा लिखते हैं कि ये जो डी है, ये डी अपना डिमांड कर्व है, ये एस जो है अपना सप्लाई कर्व है, और जी ये आ गया अपना पॉइंट ई माने इक्विलिब्रियम। अब जब यहां पर मैंने देखा कि जो मेरे प्राइस है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पर प्राइस ये रहे ओपी, और आपकी जो क्वांटिटी है, ठीक है, क्वांटिटी बच्चा लोग, एक मिनट, ये रही आपकी ओ क्यू। थोड़ा आराम से डायग्राम को समझो। तो यहां पे आपका क्या आ गया जी, यहां पे आप क्या आ गए, मान लो प्राइस, और यहां पे क्या आ गया आपकी क्वांटिटी। तो मान लो आपके प्राइस भी 100 है, क्वांटिटी बच्चों मान लो आपकी 100 है, और इस केस में जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, मान लो ओपेक वालों का जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ, आप जानते हो फॉर्मूला क्या है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो 100 इंटू 100, मान लो कि 10,000 का उन्होंने टोटल रेवेन्यू जनरेट किया। अब हुआ क्या, वो अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते थे, तो उन्होंने मार्केट में सप्लाई को, अच्छा मैंने सॉरी गलत लिख दिया, सॉरी, ये डिमांड कर्व होगा, है, वो अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते थे, तो उन्होंने क्या करा जी, उन्होंने मार्केट में अपनी सप्लाई को, उन्होंने बच्चों मार्केट में अपनी सप्लाई कम कर दिया, कि सप्लाई कम करूंगा, लोगों को नीड है, वो तो भाई खरीदेंगे, तो अगर सामान कम होगा तो महंगे दाम पर खरीदने को तैयार हो गए। कैसे, देखो वैसे कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी सप्लाई कम करी, उन्होंने बोला कि हम सप्लाई कम कर देंगे, इससे प्राइस बढ़ जाएंगे। क्या एक्चुअल में ऐसा होगा? तो देखो, जब सप्लाई कम कर देंगे, हम सब जानते हैं जो हमारा सप्लाई कर्व है वो अंदर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो लीजिए जी सप्लाई का लेवल कर दिया कम, ये लो, ठीक है, सप्लाई का लेवल कर दिया कम, और ये क्या बन गया जी, ये बन गया अपना नया सप्लाई कर्व, जिसको मैंने क्या बोला, S1 ओके। लेकिन डिमांड में कोई चेंज आया नहीं, ठीक है, डिमांड तो लोग उतनी करेंगे, डिमांड में कोई, भाई अपने को नीड है, अपन लोग डिमांड करेंगे जी, डिमांड में कोई चेंज नहीं आया। अब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जी अपन लोग जी इस पॉइंट पर मिले, इसको मैंने बोला E1। और यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो देखिए जो इक्विलिब्रियम प्राइस अब ये सेट हो गया, और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो जो है आपकी ये आ गई। तो अब आप एक बात नोटिस करेंगे मेरे साथ, जो प्राइस है, प्राइस का लेवल कितना बढ़ गया, मान लो कि ये बढ़ के 200 हो गया, लेकिन आप देखोगे जो मात्रा का लेवल है वो काफी कम घटा, जो क्वांटिटी है काफी कम घटी। वो इसीलिए कम घटी बिकॉज अपने को पेट्रोल की नीड है, अपने को पेट्रोल चाहिए, तो 100 से घटी, लेकिन ज्यादा नहीं घटी। मान लो ये 100 से घटकर केवल 90 हो गई, लेकिन आप देख सकते हो प्राइस तो एकदम 100 से 200 हो गया। तो इन सच ए केस, अब मैं अगर टोटल रेवेन्यू बताऊं कि टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, तो टोटल रेवेन्यू को निकालना अब काफी आसान है। क्या, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो देखो इस बार प्राइस हो गए 200, मात्रा हुई 90, अब उन्हें जो है बच्चों 18,000 का टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ। इट मींस क्या, वो अपने काम में सफल रहे कि हम अगर सप्लाई थोड़ी कम कर देंगे, लोगों को सामान चाहिए, तो लोग जो है कोई भी प्राइस पे करने को तैयार हो जाएंगे। तो सप्लाई कम करी, और सप्लाई कम करते ही प्राइस एकदम देखो बिल्कुल ऊपर इतने जंप कर गए, जबकि मात्रा में कोई इतना खास चेंज नहीं आया, मात्रा काफी कम हुई लेकिन प्राइस काफी अधिक जंप कर गए। इसको बोला गया कि शॉर्ट रन में एक्चुअल में ओपेक ने पैसा कमाया, एक्चुअल में अपनी इनकम को बढ़ाया, बिकॉज शॉर्ट रन में जो उनकी डिमांड थी और जो उनकी सप्लाई थी वो दोनों की दोनों ही आप देख सकते हो इन इलास्टिक थी। लेकिन समय बीता, ठीक है, समय कब बीता जी, समय यहां पे बीता जब बात हमारी आई 1982-85 की बात आई, तो यहां पर समय बीता बिकॉज 1970 से इन्होंने स्टार्टिंग किया, 1982 पर पहुंच चुके जी, 10 साल बीत चुके, और 10 साल एक लॉन्ग रन होता है, एक लंबा समय होता है। इट मींस क्या, अब ओपेक एक लॉन्ग रन में एंटर कर चुका था, और लॉन्ग रन में एक लंबे समय में, एक अधिक समय में कहानी थोड़ी चेंज होती है। लॉन्ग रन वाली कहानी क्या है, तो जरा अब लॉन्ग रन वाली कहानी को भी सुन लो।
अब देखो कि ऑयल की डिमांड और सप्लाई लॉन्ग रन में क्या होती है। तो अगर मैं लॉन्ग रन क्या एक अधिक समय, अब अगर मैं बात करूं लॉन्ग रन में क्या हुआ, तो लॉन्ग रन में बच्चों पहले बात करते हैं डिमांड की। अब ऑयल हमारे लिए आवश्यक वस्तु था, लेकिन जब 10 साल से लगातार प्राइस बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ रहे हैं, तो हर कस्टमर महंगा प्राइस 10 साल तक पे नहीं करेगा, बिकॉज वो इतना भाई 1 साल चल जाएगा, 2 साल चल जाएगा। आप लगातार प्राइस बढ़ा रहे हो, पहले 50% बढ़े, फिर 100% बढ़े, तो हुआ क्या लंबे समय में कि ऑयल से बचने के लिए, अब ऑयल बहुत महंगा पड़ रहा है, ऑयल से बचने के लिए मार्केट में न्यू व्हीकल्स आ गए, मार्केट में नई कार आ गई, मार्केट में नए ट्रांसपोर्ट आ गए जो कि कम ऑयल लेते थे, जिसमें कि मान लो ऑयल का यूज काफी कम होता था, काफी फ्यूल एफिशिएंट कार, फ्यूल एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट आ गए, जिसकी वजह से अब ऑयल की इतनी अधिक नीड नहीं थी जितनी नीड पहले थी, बिकॉज शॉर्ट रन में कम समय था। 1 साल के अंदर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, अपने को आने जाने के लिए ऑयल ही चाहिए। लेकिन 10 साल के अंदर तकनीकें बढ़ी, 10 साल के अंदर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई, जिसकी वजह से नई नई व्हीकल्स आए जिनमें पेट्रोल अपने को थोड़ा कम चाहिए था, और अब पेट्रोल की डिमांड लोग इतने नहीं करते थे। अब पेट्रोल की इतनी डिमांड नहीं हो रही थी, इट मींस क्या, जो पेट्रोल पहले आवश्यक था अब वो आवश्यक नहीं बचा, इसलिए पेट्रोल की डिमांड क्या हो गई, इलास्टिक हो गई। अब पेट्रोल को इतनी डिमांड लोग नहीं कर रहे थे, ठीक है। अगर महंगा होता था तो लोग खरीदते नहीं थे, अपने पास ऐसी कार है, अपने पास ऐसी व्हीकल है कि जिसमें पेट्रोल कम लगेगा। समझ में आ गया। तो हुआ क्या कि लॉन्ग रन में जो ऑयल थी उसकी डिमांड हुई इलास्टिक, और सुनो डिमांड क्या, जो सप्लाई थी वो सप्लाई भी हो गई इलास्टिक, बिकॉज पहले सप्लाई करने वाली केवल 5 ही कंट्रीज थी, वो अपने अकॉर्डिंग सप्लाई कर रही थी। लेकिन जब बाकी कंट्रीज ने देखा कि यार ये 5 कंट्रीज काफी महंगा ऑयल बेच रही है, तो बाकी कंट्रीज ने थोड़े एफर्ट्स लगा के अपने देश के अंदर ऑयल का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही बाकी कंट्रीज ने एफर्ट लगा के अपने देश में ऑयल का प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, तो अब सप्लाई पर जो है एक अच्छा खासा कंट्रोल आ चुका था। अब वो 5 देश नहीं थे जो केवल सप्लाई कर रहे थे, अब मार्केट में सप्लाई को प्रोवाइड करने के लिए और भी देश सामने आ चुके थे, जिसकी वजह से जहां पे पहले ऑयल की सप्लाई पर कंट्रोल उन 5 देशों का था, अब ऐसा नहीं था। अब बाकी देश दूसरे अदर देशों से, उन 5 के अलावा दूसरे अदर देशों से, अदर कंट्री से ऑयल को परचेस कर रहे थे। इसकी वजह से ऑयल की सप्लाई पहले क्या थी, इन इलास्टिक, लेकिन बाकी कंट्रीज से आने से सप्लाई बढ़ गई। और जब सप्लाई बढ़ जाए या सप्लाई बहुत घट जाए तो सप्लाई बढ़ गई, जिसकी वजह से सप्लाई क्या हो गई, इलास्टिक की। अब सप्लाई को, ऑयल की सप्लाई को बढ़ाया और घटाया आसानी से जा सकता था, बिकॉज बाकी कंट्रीज भी एंटर कर गई थी। तो ऑयल की सप्लाई भी क्या हो गई, इलास्टिक, और उसकी डिमांड भी क्या हो गई, इलास्टिक। तो शॉर्ट रन में जहां पे इनलास्टिक थी डिमांड, क्यों थी, बिकॉज अपने पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, पेट्रोल यूज करना ही है। सप्लाई क्या थी, इनलास्टिक, बिकॉज 5 ही कंट्री सप्लाई कर रही थी, उन्हीं पे सारा कंट्रोल था, सप्लाई थी इनलास्टिक। लेकिन लॉन्ग रन में नई कार्स भी आ गई, डिमांड इलास्टिक हो गई, और 5 कंट्रीज के अलावा अदर कंट्रीज ने भी ऑयल को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। अब सप्लाई पर जो है बाकी देश का भी कंट्रोल था, सप्लाई हो गई इलास्टिक। और जब बात होती है इलास्टिक की, तो इट मींस अब हम बात कर रहे लॉन्ग रन में, तो लॉन्ग रन में डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो गए जी लॉन्ग रन में डिमांड और सप्लाई दोनों हो गए इलास्टिक। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग रन। और जब डिमांड और सप्लाई दोनों इलास्टिक हो गए, तो आप जानते हो उनका कर्व बच्चों बनेगा फ्लैटर, ठीक है। तो उनका कर्व बनेगा फ्लैटर। तो मान लो यहां पे अपन लोग बनाते हैं डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व। तो मान लो कि ये बना अपना सप्लाई कर्व, एस एस इस सप्लाई कर्व, ठीक है। और जी यहां पे मान लीजिए कि ये बना अपना डिमांड कर्व कि डी डी इज डिमांड कर्व, ठीक है जी। और ये क्या आ गया, अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट, ओके। प्राइस मान लो कि प्राइस कितने आपके जी, प्राइस है आपके ओ पी, और क्वांटिटी मान लो जी, मात्रा कितनी है जी, बात करें मात्रा की तो ये लो मात्रा है, मान लो आपकी ओ क्यू। अब आपकी कन्वीनियंट के लिए, आपकी आसानी के लिए मैंने वही मान लिया कि प्राइस भी 100 है
और आपकी मात्रा भी 100 है। सॉरी, यहाँ पे प्राइस आएगा, यहाँ पे मात्रा की मात्रा भी 100 है जी, प्राइस भी 100 है। अब इस केस में अगर मैं टोटल रेवेन्यू निकालूं, अगर मैं इस केस में टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट करना चाहूं तो कितना आएगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी 100 इंटू 100 जी, आ गया अगेन 10,000। अब जब लॉन्ग रन में, क्योंकि भाई उनको उतने समझ नहीं थी कि और भी कंट्रीज आ गई है या और भी चीजें आ गई है, तो लॉन्ग रन में जैसे ही ओपेक ने वही स्कीम, वही तकनीक दोबारा अपनाई कि सप्लाई कम करते हैं और अपने प्राइस को बढ़ाते हैं, इस बार पासा उल्टा पड़ गया। इस बार पासा उल्टा पड़ गया भाई साहब, जब इस बार सप्लाई कम करने लगे ना वो लोग, जब इस बार वो लोग सप्लाई कम करने लगे, जब सप्लाई कम करेंगे, सप्लाई कहाँ जाएगा जी, लेफ्ट में। ये लो जी, सप्लाई कम करते हैं तो ये क्या बन गया जी, ये बन गया एक नया सप्लाई कर्व S1 S1। ओके, क्या डिमांड पर कोई इंपैक्ट पड़ा जी, नहीं। अब एक बताओ जी, ये क्या आ गया जी, ये आ गया नया इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे अब अगर आप नोटिस करोगे तो ये आ गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और ये मान लो कि यहाँ पे ये आ गए आपके प्राइस। तो अब इस वाले केस में आप नोट करोगे तो प्राइस तो बढ़े, लेकिन अब प्राइस कुछ ज्यादा नहीं बढ़े, अब प्राइस हल्के से बढ़े, मान लो बढ़ के 110 हो गए, लेकिन मात्रा कुछ ज्यादा ही घट गई। और मान लो ये जो मात्रा घटी 100 थी, मान लो एज्यूम कर लो जी ये घटकर 60 हो गई, तो प्राइस तो बढ़े लेकिन मात्रा इस बार ज्यादा घटी और प्राइस इस बार काफी कम बढ़े। तो इन सच ए केस जब मैंने अब अगेन टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट करना चाहा तो आप देख सकते हो टोटल रेवेन्यू को अगर मैं यहां पे सॉल्व करता हूं तो कितना आएगा जी, प्राइस है 110 इंटू 60 जी, ये आ गया 6600, 6600। आप खुद देख सकते हो कि जहां पे रेवेन्यू उनका पहले कितना था, जहां पे उनका रेवेन्यू पहले 10,000 था वो घट के 6,600 रह गया, बिकॉज हाँ, लॉन्ग रन में सप्लाई और डिमांड दोनों क्या हो गए, इलास्टिक हो गए, जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू घट गया। तो ये थी आपकी ओपेक की केस स्टडी कि शॉर्ट टर्म में इन इलास्टिक होने की वजह से जब सप्लाई कम करी तो उनको दिखा फायदा, लेकिन लॉन्ग रन में आते आते जब डिमांड सप्लाई क्या हो गए, इलास्टिक हो गए, और अगेन ओपेक ने वही टेक्निक अपनाई कि सप्लाई कम करते हैं और अपनी रेवेन्यू बढ़ाते हैं, तो इस बार पासा उल्टा पड़ गया, उनका रेवेन्यू काफी कम हो गया। और यही तो आपकी केस स्टडी है कि यस, ओपेक जो है अपने रेवेन्यू को या अपने प्राइस को उस ऊंचे लेवल पर मेंटेन नहीं कर पाया जिस लेवल पर वो उसको मेंटेन करना चाहिए था, जिस लेवल पर वो मेंटेन करने का ट्राई कर रहा था, ओपेक यहां पे हो गया फेल। तो वही बात तो हमारा केस स्टडी थी कि why did OPEC fail to keep the price of oil high। तो मैंने आपको पूरी की पूरी केस स्टडी समझा दी कि ओपेक अपने ऑयल के प्राइस को हाई करने में फेल क्यों हो गया, बताओ समझ में आ गया। तो ये जो लिखा है इसको प्लीज आप जो है अपने आप पढ़ लेना, ये डायग्राम को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, ये आपके नोट्स में सारी बात लिखी हुई है, तो ये या फिर आप ले लो स्क्रीनशॉट, इसको आप लोग पढ़ना, वही सारी बातें सेम लिखी हुई है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अपनी जो है सेकंड केस स्टडी फेलियर्स ऑफ ओपेक की केस स्टडी यहां पर अपनी खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो प्लीज गाइस, तो क्लास आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, मिलते अपनी नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।